बहू ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझ पर यूं हुक्म मत चलाया कीजिए। अगर रसोई में आपको कोई काम दिख रहा है तो आप खुद क्यों नहीं कर देती? प्रिया बहू कहकर बार बार मुझे क्यों पुकारती रहती हैं? एक बात याद रखिए मम्मी जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचती रहूं, समझी? मैं भी बहू हूँ इस घर की, गुस्से में बोली प्रिया। सास ऋचा जी बोली, बहू मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं तो आज सुबह भी घर का सारा काम करके कीर्तन में गई थी, मगर 3 घंटे बाद आकर देख रही हूँ तो रसोई बिखरी हुई पड़ी है। तुमने खाना खाकर उन बर्तनों को भी ऐसे ही सिंक में छोड़ दिया है। तुम सुबह सोकर ही 10 बजे उठती हो, उसके पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, आटा भी गूंद देती हूँ। तुम सिर्फ उठकर अपने लिए चाय बनाती हो। आज मुझे कीर्तन में जाना था, उसमें भी मैं आकर देखती हूँ कि मैं तो सब कुछ साफ करके गई थी, फिर रसोई इतनी गंदी कैसे पड़ी है? बस यही कहने तुम्हें आवाज दी, मगर उल्टा तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। प्रिया बोली, मम्मी जी मुझसे घर के काम वाम नहीं होते, और आपको इतनी ही दिक्कत है तो जाकर कहीं और रहिए, यूं बार बार मुझसे मत कहिए। वैसे भी मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। ऋचा जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चुप हो जाती हैं। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, परंतु वे अपने गुस्से को शांत कर लेती हैं और आगे बहू को कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि बहू जिस तरह से उनसे बात कर रही थी वह रीटा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिया पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रीटा जी उदास होकर वहीं बरामदे में बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना भरा पूरा परिवार था उनका, कितनी बड़ी ससुराल थी उनका परिवार। उनके जेठ और देवर एक संयुक्त परिवार में रहते थे। सब कितना खुश रहते थे, सब एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। रीचा जी वहीं बरामदे में बैठी हुई अपने अतीत के सागर में खो जाती हैं। उन्हें आज भी याद है जब दुल्हन बनकर पहली बार वे इस घर में आई थी। उनके आने से परिवार में सब कितने खुश थे। सिमटा सा, सिकुड़ा सा अपनी दादी के आंचल में छिपे छिपे ही अक्कू, जिसका नाम अक्षय है, प्यार से सब जिसको अक्कू कहते हैं, प्यार से बोला, दादी ये मेरी माँ है ना, नई माँ? दादी ने दुलारते हुए कहा, बेटा ये आपकी माँ नहीं, चाची है। नहीं दादी ये मेरी माँ है, नई माँ। पिछले साल बिंदिया की माँ मर गई थी तो उसकी नई माँ आई है, और नई माँ उसको खूब खिलौने और चॉकलेट देती है। बेटा नई माँ तो उसके पापा लेकर आए हैं ना, ये तो आपकी निखिल चाचा की पत्नी, आपकी छोटी चाची है। पैर पटकते हुए रोने लगा अक्कू। तब तो मेरी कोई नई माँ नहीं है, मुझे कोई चॉकलेट और खिलौने नहीं देगा, मुझे नई माँ चाहिए। 6 साल का बच्चा अक्कू, उसे कहाँ दुनियादारी की समझ थी। उसके मन में जो भाव आते थे वो बोल देता था। ब्याह कर ससुराल आई थी ऋचा जी, और गृह प्रवेश पर ही छोटे से बच्चे ने उसे माँ कहकर संबोधित कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह खुश हो या उदास। उसे माँ शब्द अपने लिए सुनकर अच्छा लग रहा था या बुरा, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी आगे आकर कहा, माँ जी कहने दीजिए ना माही, बड़ा हो जाएगा तो खुद समझ जाएगा। अग्गू को पास बुलाकर बोली ऋचा जी, आजा बेटा, मैं तेरी माँ ही हूँ। अक्कू लिपट गया ऋचा जी से और ऋचा जी ने भींच कर उसे गले से लगा लिया। अक्कू की माँ का पिछले साल बीमारी के कारण देहांत हो गया था। अक्कू से बड़े 2 भाई बहन और थे। बड़ी बेटी 17 साल की और बेटा 15 साल का। सबसे छोटा अक्कू 6 साल का था। अक्कू के पापा विनय जी की दूसरी शादी की कोई इच्छा नहीं थी। दबे चुबे शब्द में लोग बोलते भी थे, बहुत मिल जाएंगी जिसे पति की जरूरत होगी, और विनय को भी पत्नी मिल जाएगी। पर विनय जी ने साफ कह दिया, कंचन के जाने के बाद मुझे मेरे लिए पत्नी की कोई जरूरत नहीं रही। और रही बात बच्चों की, बच्चे बड़े हो गए हैं, साथ ही संयुक्त परिवार है जहां बच्चों को पालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। पर अक्कू ने देखा था अपने पड़ोस में एक बच्चे की दूसरी नई माँ आई थी, तो उसने भी सोच लिया था ब्याह कर जो आई है वो उसकी नई माँ है। सारे घर वालों के मना करने के बावजूद अक्कू से माँ ही कहता था। माँ खिलौने दो ना, माँ चॉकलेट। खूब लाड लड़ाता था अक्कू ऋचा जी से। ऋचा जी को भी औपचारिकता करनी पड़ती थी। धीरे धीरे अक्कू आदत बन गया ऋचा जी की। अक्कू ने इतना स्नेह लुटाया
कि रीचा जी की ममता अक्कू के लिए पूरी तरह जाग गई। उसे भी अक्कू में अपनापन लगता था। वो अपने पति निखिल और अक्कू को मिलाकर स्वयं का एक परिवार समझती थी। जहां जाती थी अक्कू को अपने साथ लेकर जाती थी। अक्कू भी उसे चाची नहीं कहता था। माँ के जैसा दुलार, माँ जैसी जिद, माँ सा नखरा करता अक्कू। अक्कू बड़ा हो रहा था और अक्कू और ऋचा जी का प्यार भी गहरा होते जा रहा था। कभी कभी ऋचा जी जब अक्कू की बदमाशियों या जिद से गुस्सा होती तो अगले ही पल शांत हो जाती। आखिर वो उसे अपनी माँ समझता था, तभी तो माँ से जिद करता है। मैं कैसे उसका दिल दुखा सकती हूँ। धीरे धीरे समय गुजरता गया और ऋचा जी अपने बच्चों की भी माँ बनी। ऋचा के यहाँ एक बेटे संजय और एक बेटी रीता ने जन्म लिया। पर अक्कू के प्रति उनकी ममता कभी कम नहीं हुई, क्योंकि माँ शब्द में होती ही इतनी ताकत है। माँ शब्द निस्वार्थ होता है। ऋचा हमेशा अक्कू की माँ ही रही, चाची नहीं बन पाई। अक्कू ऋचा जी का हमेशा हर कहना मानता था। कोई भी काम होता तो ऋचा जी से ही करवाता था। अक्कू संजय और नीता को अपने बहन भाई की तरह प्यार करता था। नीता से तो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। राखी पर गिफ्ट देने के लिए पैसे इकट्ठा करते रहता था और उसे अच्छे से अच्छा गिफ्ट ला कर देता या ज्यादा से ज्यादा पैसे देता था। वक्त गुजरता जा रहा था, बच्चे बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे घर के सभी बच्चे बड़े हो गए। अब ये घर सभी के लिए छोटा पड़ने लगा था, तो रीचा जी के जेठ और देवर ने अपने अपने घर अलग बना लिए और ये घर रीचा जी के हिस्से में आ गया। अक्कू के बड़े भाई और बहन की शादी तो कभी की हो चुकी थी। अक्कू अभी पढ़ाई कर रहा था। आज रीचा जी का कलेजा फटा जा रहा है। मेरा नन्हा सा गुड्डा, जिसने मुझे माँ शब्द से परिचित कराया, आज पढ़ने के लिए विदेश आ रहा है। लाखों दुआएं और स्नेह देकर भीगी आंखों से विदा किया अक्कू को। अक्कू विदेश चला गया। अक्कू तो चला गया, परंतु रीचा जी की आंखों से आंसू सूख नहीं रहे थे। आंसू पोंछते हुए निखिल जी ने कहा, बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ने के लिए विदेश ही तो जा रहा है, अब रो क्यों रही हो। पढ़ाई पूरी होते ही वापस आ जाएगा, क्यों चिंता करती हो। ऋचा जी ने कहा, न जाने क्यों अक्कू के बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। माँ मुझे उसी ने बनाया, इसीलिए उसकी जुदाई ज्यादा तड़पा रही है। अक्कू भी बड़ा होकर भी, रिश्तों को समझकर भी अपनी चाची को माँ ही कहता रहा। माँ का प्यार, माँ की ममता, जो एक खूबसूरत एहसास है, बिना अपने बच्चे को जन्म दिए भी खूबसूरत एहसासों से जोड़ता है। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। रीचा जी के दोनों बच्चे भी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। नीता की शादी के लिए लड़के देखे जा रहे थे और संजय जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। अक्कू यानी अक्षय की पढ़ाई भी अब पूरी हो गई थी और उसने वहीं पर जॉब पकड़ ली थी। विदेश जाकर वह जरा सा भी नहीं बदला था। वह अक्सर रीचा जी के पास फोन करता रहता था और जब उसका रीचा जी को देखने का ज्यादा दिल करता था तो वह वीडियो कॉल भी कर लिया करता। घर को फूलों से सजाया हुआ था। चारों ओर फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। घर में खूब रौनक, खूब चहल पहल हो रही थी। आज नीता की शादी थी और अक्षय अभी तक विदेश से लौट कर नहीं आया था। नीता बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उधर रीचा जी भी बहुत परेशान थी। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा था और सब के सब अक्षय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अचानक एक गाड़ी गेट पर आकर रुकती है और उसमें से अक्षय बाहर निकलता है। अक्षय को देखते ही सारे घर वाले दौड़कर उसके पास आते हैं और सब के सब उसे डांटने लगते हैं। अक्षय कान पकड़कर सबको सॉरी बोलता है। अक्षय अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे अपनी रीचा माँ कहीं नजर नहीं आती। वह सबसे पूछता है कि माँ कहाँ है। सबको पता है कि अक्षय रीचा जी को माँ कहता है, तो सब उसे कहते हैं वे तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, इसलिए गेट पर भी नहीं आई, जो जाकर उन्हें मना ले। नीता भी तुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, वे तुझे मार डालेगी। यह सुनकर अक्षय डर जाता है और डरते डरते रीचा जी को सब जगह ढूंढने लगता है, पर वे उसे कहीं नहीं मिलती। तो फिर निखिल चाचा जी कहते हैं कि वह अपने कमरे में गई है, जो उसे मना ले। अक्षय रीचा जी के कमरे में जाता है तो देखता है कि वे अपने बेड पर बैठी हुई हैं। पास जाकर देखता है तो रीचा जी रो रही होती हैं। अक्षय जैसे ही पास आता है तो रीचा जी उससे मुंह फेर लेती हैं। अक्षय घुटनों के बल बैठकर अपने कान पकड़ लेता है और रीचा जी से माफी मांगता है। जब अक्षय
अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगता है तो ऋचा जी को वह मासूम सा अक्कू याद आ जाता है। उनका दिल और भी भर भर आता है। अक्षय को खड़ा करके उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और रोते रोते कहती हैं, कितना इंतजार करवाया है तूने। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू अब आ रहा है। तूने अपनी माँ को भुला दिया है। तो अक्षय कहता है, ऐसा मत कहो माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की आने की पर नहीं आ पाया। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ और बेटे के सारे गिले शिकवे 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं। दोनों खुशी खुशी कमरे से बाहर आते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं और रीचा जी को चिढ़ाने लगते हैं। हमसे तो कह रही थी कि जिंदगी भर अक्षय को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, और देखो कैसे 2 मिनट में ही मान गई। आग में घी मत डालो, बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने अपनी माँ को, और आप लोग फिर से भड़का रहे हैं। आप सब लोग तो मेरे दुश्मन हैं, बस मेरी माँ ही मेरी है। अक्षय ऐसा मुंह बनाकर कहता है कि सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ, अब तो हम तुम्हें दुश्मन ही नजर आएंगे, माँ जो मिल गई है। सब जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाता है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चारों ओर खुशियां खुशियां फैल रही हैं। पर अभी तो अक्षय के सामने एक और चुनौती थी। अभी तो बस माँ को ही मनाया था, नीता को मनाना अभी बाकी था। पर वह जानता था नीता को कैसे मनाया जाता है। वह नीता के कमरे में जाता है। नीता उसे देखकर चिल्लाने लगती है, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अक्षय के ऊपर कुशन फेंक कर मारती है। अक्षय कुशन कैच कर लेता है और नीता से कहता है, तुझे तेरे भाई की कसम है, अगर तूने फिर से मुझे कुशन फेंक कर मारा तो। मेरी प्यारी बहन, सारा गुस्सा शांत करके एक बार मेरी बात तो सुन ले। नीता कुछ भी सुनने से इनकार कर देती है। अक्षय कान पकड़कर उससे भी माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे। अक्षय इतने प्यार से माफी मांगता है तो नीता उसे माफ कर देती है और उसे नाराज होकर कहती है, भैया आपने आने में इतनी देर कर दी, सारे फंक्शन निकल गए और आप अब आ रहे हैं। आपके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपके बिना मेरी सारी खुशी अधूरी है। अक्षय कहता है, मेरी बहन अब मैं आ गया हूँ तो तू चिंता मत कर। अब देखना मैं तेरी शादी में कैसे चार चांद लगाता हूँ। और अक्षय उसे अपने पीछे छुपाया हुआ बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस सेट देता है। इसे देखकर नीता खुश हो जाती है और खुशी से झूमने लगती है क्योंकि उसे डायमंड सेट बहुत ज्यादा पसंद आता है। अक्षय के आने से सचमुच शादी में चार चांद लग जाते हैं और नीता की शादी धूमधाम से हो जाती है और वे अपनी ससुराल चले जाती है। सब आंसुओं के साथ उसे विदा करते हैं। शादी के 1 हफ्ते बाद अक्षय फिर से विदेश चला जाता है। पढ़ाई करने के बाद अक्षय की विदेश में ही जॉब लग गई थी। अब विदेश में ही वे रहने लगा था। कुछ समय बाद अक्षय की शादी भी हो जाती है और वह अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। अक्षय के पिता विनय भी बीमारी के चलते दुनिया छोड़ अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं। संजय की शादी भी हो जाती है और प्रिया दुल्हन बनकर घर में आ जाती है और ऋचा जी का जीना हराम कर देती है। आज भी ऋचा जी की आवाज देने पर प्रिया भड़क उठी और ऋचा जी को अनाप शनाप बकने लगी, जिससे ऋचा जी के मन पर गहरी ठेस पहुंची। वे मन में दुख का सागर लिए अपने अतीत में बही चली जा रही थी। तभी उनके पति की आवाज उनके कानों में पड़ती है, अरे भाग्यवान, यहाँ बैठी बैठी किन ख्यालों में डूबी हो और तुम्हारी आंखों में ये उदासी कैसी है। निखिल जी उनके पास बैठते हुए उनकी आंखों में देखते हुए पूछते हैं। इससे पहले रीचा जी कुछ जवाब देती, प्रिया अपने कमरे से बाहर आ जाती है और बोल उठती है, हाँ हाँ मम्मी जी, पापा को बता दीजिए प्रिया ने आपके ऊपर जुल्म सितम ढा दिए हैं, आपका जीना दुर्भर कर रखा है। प्रिया इस अंदाज में कहती है कि पापा जी को भी गुस्सा आ जाता है। प्रिया तब भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। संजय भी वहां आकर अपनी बीवी का हिमायती बन जाता है और दोनों मिलकर घर को सर पर उठा लेते हैं। तभी वहां अक्षय और उसकी पत्नी भी अमेरिका से आ जाते हैं और ये सब नज़ारा अपनी आंखों से देख लेते हैं। अक्षय के आते ही मानो रीचा जी की जान में जान आ गई हो। अक्षय अपनी माँ के पास जाता है तो माँ गले लगकर फपक फपक कर रो पड़ती है। अक्षय की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं।
वे माँ के आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ आप ये आंसू मत बहाइए, ये बहुत कीमती है। मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू ही इसका बेटा है, तुझे याद कर करके ये तड़पती रहती है। निखिल जी ने भी तुक भरे स्वर में कहा, हाँ पापा मैं ही आपका बेटा हूँ। अब चलिए जल्दी खड़े हो जाइए। दोनों माता पिता को खड़ा करता है और कमरे में ले जाता है। संजय और प्रिया भी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। अक्षय और उसकी पत्नी माँ पापा की सारी पैकिंग कर लेते हैं। दोनों माता पिता मना करते रहे, लेकिन अक्षय एक नहीं सुनता है और उनको अपने साथ विदेश ले जाता है, जहां अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को रखता है और उन्हें इतना प्यार सम्मान देता है कि उनके मन से अपने बेटा बहू के दुख दूर कर देता है। माँ रीटा भी अक्षय को देख देख कर जीती है। जहाँ अपना सगा बेटा बहू काम ना आए और मान सम्मान नहीं दिया, वहां अक्षय ने आकर उन्हें थाम लिया। जरूरी नहीं कि अपनी ही औलाद अपने काम आए। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है जहाँ अपनों से बढ़कर दूसरों से वो मान सम्मान मिल जाता है जिसके माँ बाप हकदार होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।